Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस को डिस्कस करना है। तो स्ट्रक्चर ऑफ वायरस को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले आप लोगों ने एक टर्म याद रखनी है कि व्हाट इज़ विरियन, और यहाँ से एक कॉन्सेप्ट भी अपना क्लियर करेंगे कि विरियन और वायरस में क्या डिफरेंस है। बेसिकली लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, कि वायरसेस को रिप्रोडक्शन करने के लिए हमेशा कोई लिविंग सेल चाहिए। अब वो लिविंग सेल्स के अंदर जाके रिप्रोडक्शन करते हैं। तो जैसे सपोज मैं कहता हूँ कि एक वायरस है। अब वायरस दो चीज़ों का से मिलके बना है, एक उसका प्रोटीन कोड और एक उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड। जब तक ये सेल से बाहर है ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता और ये नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता किसी चीज़ को। तो इस बाहर वाले स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ये विरियन है। लेकिन जो ही ये अंदर जाता है और अंदर जाके ये रिप्रोडक्शन स्टार्ट करता है, अब इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ये वायरस है। तो बेसिकली विरियन और वायरस में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि अगर आउटसाइड द सेल है तो वो जस्ट लाइक ए पार्टिकल है, और वो पार्टिकल है जो सेल को जाके इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन जब तक ये सेल से बाहर है डिजीज़ काज नहीं करेगा। डिजीज़ हमेशा उस वक्त काज करेगा जब ये सेल के अंदर जाएगा। तो इस वजह से जब ये सेल के अंदर इंटर होता है फिर हम इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म इस्तेमाल करते हैं जिसको वायरस के, अब ये डिजीज़ काज करेगा। तो दोनों में डिफरेंस है, विरियन आउटसाइड द सेल एक पार्टिकल की तरह, और वायरस इनसाइड द सेल एक रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की तरह जो पॉइजनस है, डिजीज काजिंग है। तो सबसे पहले विरियन क्या है? एक कंप्लीट मेच्योर इन्फेक्शियस पार्टिकल। अब इसको पार्टिकल क्यों कहा गया है? क्योंकि ये सेल से बाहर है और रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो जस्ट लाइक ये नॉन लिविंग पार्टिकल है, इस कॉल्ड है, इसको विरियन कहते हैं। जब हम विरियन की कंपोजिशन को देखते हैं तो दो बड़ी चीज़ें हमें सामने नज़र आती हैं। एक सेंट्रल कोर है जो न्यूक्लिक एसिड का बना होता है, यानी आरएनए भी हो सकता है उसमें, डीएनए भी हो सकता है। ये जो न्यूक्लिक एसिड है, चूँकि ये वायरस की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, इस वजह से इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं जीनोम। तो जीनोम का हमने लास्ट लेक्चर्स में भी डिफ़ाइन किया हुआ है, यानी हमने जब प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े हैं उस वक्त भी जीनोम को डिफ़ाइन किया था। थोड़ा सा मैं आज भी डिफ़ाइन इसको कर देता हूँ कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाला जीन्स का जो कॉम्बिनेशन है वो उसका जीनोम कहलाता है। जैसे मैं कहता हूँ एक ऑर्गेनिज्म है उसमें 1000 जीन्स पाए जाते हैं, तो वो जो 1000 जीन्स का कॉम्बिनेशन है वो उसका क्या कहलाता है? जीनोम कहलाता है। यानी जेनेटिक मेकअप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज जीनोम। उसके बाद ये जो न्यूक्लिक एसिड है उसके बाहर एक प्रोटीन कोट है, और ये जो प्रोटीन कोट है इसका साइंटिफिक नेम है जो वायरस के अंदर पाया जाता है, इसको कैप्सिड भी कहा जाता है। कैप्सिड कहा जाता है। कैप्सिड की वजह से वायरस को एक प्रॉपर शेप मिलती है। तो इसका ये फंक्शन आप लोगों ने याद रखना है कि कैप्सिड ने वायरस को एक डेफिनेट शेप देनी, एक प्रॉपर शेप देनी है। उसके बाद ये जो कैप्सिड है ये छोटे छोटे प्रोटीन के यूनिट से मिलके बना है। इन यूनिट को कैप्सोमियर कहा जाता है। यानी इसमें ये जो छोटे छोटे प्रोटीन के यूनिट्स हैं जो मिलके कैप्सिड बना रहे हैं, तो इन यूनिट्स को कैप्सोमियर कहा जाता है। तो अपने कैप्सोमियर को जहन में रखना है। कैप्सिड कंपोज्ड ऑफ सब यूनिट्स ऑफ प्रोटीन नोन एज कैप्सोमियर, और एक वायरस के अंदर नंबर ऑफ कैप्सोमियर ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है। जैसे एक ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसकी कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है। जैसे जो ही 46 का वर्ड आता है तो फ़ौरन जहन में आता है कि शायद कोई ह्यूमन सेल्स की बात हो रही है, ठीक है। गालबन हमारे जहन में यही ख्याल आता है कि शायद ह्यूमन सेल की बात हो। इसी तरह जैसे मैं कहता हूँ कि 162 कैप्सोमियर, तो फ़ौरन जहन में आएगा जिन्होंने वीरोलॉजी को पढ़ा है कि हर्पीज़ वायरस की बात हो रही है। इसी तरह मैं बात करता हूँ 252 कैप्सोमियर्स, तो फ़ौरन जहन में आएगा एडिनो वायरस। एडिनो वायरस वो वायरस है जो आम नज़ला ज़ुकाम काज करता है। हर्पीज़ वायरस वो वायरस है जो हर्पीज़ सिम्प्लेक्स काज करता है, जिसको हम आगे वायरल डिजीज़ में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक और आप लोगों ने कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जिस वक्त वायरस रिप्रोडक्शन करता है किसी भी सेल में, तो सेल से अब इसने नेक्स्ट सेल में जाना है,
तो नेक्स्ट सेल में जाने के लिए इसको सेल से बाहर आना पड़ेगा। अब बाहर आने के इसके पास दो तरीके हैं, या तो ये सेल को फाड़ता है और बाहर आ जाते हैं, ये दूसरे केस में सेल की सेल मेम्ब्रेन में एक बर्ड अपीयर होता है, ये बर्ड वायरस इसके अंदर आता है और फिर ये बर्ड अलहदा हो जाते हैं। तो यहाँ दो कंडीशन पॉसिबल हुई कि कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो सेल को फाड़ के बाहर आते हैं, तो वो विदाउट कवरिंग आते हैं, लेकिन ज़्यादातर एनिमल वायरसेस की अगर हम बात करें तो वो सेल मेम्ब्रेन में लिपट के बाहर आते हैं। तो यहाँ दो कॉन्सेप्ट हो गए कि कुछ में सेल मेम्ब्रेन में लिपटे हुए बाहर निकलते हैं, कुछ में बगैर लिपटे हुए निकलते हैं। तो यहाँ दो टर्म इस्तेमाल होती हैं। जो सेल मेम्ब्रेन में लिपट कर बाहर निकलते हैं उनके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं इन्वेलप्ड वायरस, और जो बगैर कवरिंग के होते हैं उनको नॉन इन्वेलप या नेकेड वायरस कहा जाता है। तो इन सम एनिमल वायरसेस, काफ़ी सारे एनिमल वायरसेस ऐसे हैं जिसमें न्यूक्लियोकैप्सिड, इसको न्यूक्लियोकैप्सिड क्यों कहा गया, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड और उसके बाहर प्रोटीन का कोड जिसको हमने कैप्सिड कहा है। तो ये जो न्यूक्लियोकैप्सिड है दोनों का मिलकर, ये अगर सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपटा हो तो ये इन्वेलप वायरस कहलाता है। तो इज कवर्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन, और ये सेल मेम्ब्रेन आती कहाँ से, डिराइव फ्रॉम द होस्ट सेल, ये होस्ट के सेल से लेके बाहर निकलता है। उसके बाद शेप्स की बात करें, पॉलीहेड्रल्स यानी काफ़ी सारी दीवारों वाला, जैसे जस्ट लाइक दिस, हेलिकल रॉड स्पाइरल, ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना। अगर कैप्सिड में काफ़ी सारी फेसेस हों, दीवारें हों, तो वो पॉलीहेड्रल और हेलिकल, और इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, जैसे काफ़ी सारे फिलामेंटस वायरस भी होते हैं। उसके बाद अभी तक हमारे जहन में तकरीबन 1980 से पहले यही समझा जाता था कि शायद वायरसेस वो सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करने वाला पार्टिकल्स है। लेकिन रिसेंटली अभी एक और नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ है जिसको हम कहते हैं प्रियॉन्स। ये वायरसेस से भी छोटा है, क्योंकि वायरसेस की कंपोजिशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना है, लेकिन प्रियॉन्स एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सिर्फ प्रोटीन्स हैं, जिसमें सिर्फ प्रोटीन है। तो अभी रिसेंटली तकरीबन इसको 35-36 साल हुए हैं इसको डिस्कवर हुए, 1983 के अंदर ये डिस्कवर हुआ है। एक छोटा सा पार्टिकल है, मोस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड, 1983 में डिस्कवर हुआ। और इसी वजह से चूँकि अभी इसकी डिस्कवरी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ तो इसके ऊपर कुछ ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई, और दूसरा एक बहुत छोटा है और छोटी चीज़ पर रिसर्च करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता है। तो लीस्ट अंडरस्टूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, अब यहाँ भी बात माइक्रो ऑर्गेनिज्म की गई है, हालांकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करता है, लेकिन आप इसको जस्ट चूँकि बिहेव करते हैं इस वजह से आप कह सकते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सपोज करते हैं। तो ये सबसे कम समझा जाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और जो चीज़ समझ में ना आए, जो चीज़ सही तरह क्लियर ना हो, फिर उस पर एतराज़ करना थोड़ा सा आसान होता है। तो लोग भी इस पर एतराज़ करते हैं, कुछ समझते हैं ये जस्ट प्रोटीन्स हैं, आम प्रोटीन की तरह, कुछ टॉक्सिक प्रोटीन्स हैं, और कुछ समझते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्योंकि ये रेप्लिकेशन करता है। अब तो इस वजह से इसको कहा जाती है कंट्रोवर्शियल इन नेचर, इस पर लोग एतराज़ करते हैं, अभी समझ नहीं आ रही किस नेचर का ऑर्गेनिज्म है। कंपोजिशन के बारे में क्लियर है कि ये प्रोटीन से मिलकर बना है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, अगर हम कहते हैं कि ये सिर्फ प्रोटीन से मिलके बना है, तो प्रोटीन्स रेप्लिकेशन कैसे करती है, इसके बारे में अभी तक कोई भी रिसर्च क्लियर बात नहीं करती। अभी तक हम जो कहते हैं ना कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो ऑर्गेनिज्म के अंदर फंक्शन को कंट्रोल करती है वो डीएनए में स्टोर होती है, आरएनए में स्टोर होती है, लेकिन यहाँ ना आरएनए है ना डीएनए है, तो हम कहते हैं इसकी सारी इंफॉर्मेशन जो रेप्लिकेशन के लिए चाहिए वो इसकी प्रोटीन में स्टोर होती है। अब प्रोटीन कैसे काम करती है, डीएनए का काम कैसे होता है, समझ में आ गया है, मुकम्मल रिसर्च है। आरएनए कैसे अपने फंक्शन परफॉर्म करता है, समझ में आ गया, मुकम्मल रिसर्च है। अब प्रोटीन खुद कैसे कॉपी बनाती है, नॉर्मली क्या होता है कि डीएनए की इंफॉर्मेशन से प्रोटीन बनती है, प्रोटीन खुद कैसे कॉपी बनाती है, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो इस वजह से बुक वाले ने आगे क्लियर भी कर दिया है कि
इनमें तो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन खुद रेप्लिकेशन करती है, लेकिन कैसे करती है इसके बारे में भी कोई रिसर्च प्रॉपरली इंडिकेट नहीं करती। लेकिन इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सब के अंदर हमेशा रेप्लिकेशन, रिप्रोडक्शन की इंफॉर्मेशन न्यूक्लिक एसिड में स्टोर होगी। तो दे कंटेनिंग इंफॉर्मेशन, इनमें सिर्फ प्रोटीन्स हैं और प्रोटीन में ही वो इंफॉर्मेशन है जो इनकोड करती है इसकी रेप्लिकेशन को, कि अपनी रेप्लिकेशन कैसे करेगा। इसके अलावा ऑल अदर ऑर्गेनिज्म कंटेन देयर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, उनमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है इन देयर न्यूक्लिक एसिड। आगे प्रियॉन्स के बारे में कुछ रेयर डिजीज़ हैं जो लाखों में चंद अशखास को होती हैं, चंद लोगों को होती हैं। ये ज़्यादातर चूँकि CNS पे अटैक करता है, एनिमल्स में भी और आप कह सकते हैं ह्यूमंस में भी। इस वजह से आप कह सकते हैं कि एक ऐसे डिजीज़ काज करता है जिसमें ब्रेन का फंक्शन ठीक तरह परफॉर्म नहीं होता। यानी अगर एनिमल में काज करेगा तो जानवर भी पागल हो जाएंगे और इंसानों में काज करेगा तो इंसान भी पागल। तो मेड काउ। और दूसरा यहाँ वर्ड इस्तेमाल हुआ मिस्टीरियस, कि चूँकि कोई भी ऐसी बीमारी जो सही तरह समझ ना आए उसके लिए वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं मिस्टीरियस, पुरअसरार, ना समझ में आने वाली बीमारी। क्योंकि प्रियांस के बारे में कहा जाता है अभी इनके ऊपर प्रॉपर रिसर्च नहीं हुई तो इनसे फैलने वाली बीमारी भी सही तरह स्टडी नहीं हो सकी। अच्छा, उसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, बैक्टीरियोफेजेस। इसकी डिस्कवरी के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर लिया था कि ये कैसे डिस्कवर हुए। आज हमने इसकी 3-4 चीज़ें डिस्कस करनी है कि ये किन शक्लों में पाया जाता है, इसकी वैरायटी कौन कौन सी है, और एक T4 बैक्टीरियोफेज उसका स्ट्रक्चर डिस्कस करना है। सबसे पहले 2 बड़ी शक्लें हैं। एक ये रेगुलर सॉलिड है। सॉलिड यानी एक ये डब्बे की तरह का स्ट्रक्चर है जिसकी दीवारें होती हैं, जिसकी फेसेस होती हैं। आगे 2 शक्लें हैं जिनमें ये ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है। एक को हम कहते हैं क्यूबिकल फेजेस, अगर वो रेगुलर सॉलिड हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्यूबिकल फेज में क्या होता है, 6 फेसेस होती हैं। ये जस्ट लाइक ए रूम, एक कमरे की तरह है। कमरे में देखें तो 4 दीवारें, एक छत, एक फर्श, तो ये 6 फेसेस होती हैं। अच्छा, कुछ रेगुलर सॉलिड ऐसे होते हैं जो आइकोसाहेड्रल होते हैं, 20 फेज, ठीक है, जिनके 20 दीवारें होती हैं, ठीक है, यानी 20 साइड्स होती हैं एक ही डब्बे के अंदर। रेगुलर सॉलिड, थोड़ा सा आपने इसको क्लियर करना है। रेगुलर सॉलिड एक ऐसे सॉलिड को कहा जाता है जिसमें सारी फेसेस एक ही जैसी हों, इसको हम क्या कहते हैं, रेगुलर। यानी ये जो 6 फेसेस हों ये भी एक जैसी हों और 20 फेसेस हों ये भी एक जैसी हों, तब ये जाके क्या बनेगा, रेगुलर सॉलिड बनेगा। अच्छा, कुछ बैक्टीरियोफेजेस ऐसे हैं जो हेलिकल स्ट्रक्चर शो करते हैं। हेलिकल स्ट्रक्चर अगर इसको ड्रा करें तो हेलिकल स्ट्रक्चर ओवरऑल ये क्या बनता है, रॉड शेप बनता है। अच्छा, कुछ ऐसे भी बैक्टीरियोफेजेस हैं जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी हेड हमेशा दीवारों वाला होता है और जो टेल हमेशा रॉड लाइक होती है। टेल हमेशा क्या होती है, रॉड लाइक होती है। तो यहाँ 2 किस्म के कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। एक हमारे पास हेड है जो पॉलीहेड्रल होता है, एक टेल है जो रॉड लाइक होती है। तो ये दोनों चीज़ों को कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ज़्यादातर जो जब भी टैडपोल की बात आएगी तो आपने ये समझना है इसके 2 पोर्शन है, एक हेड वाला पोर्शन है, एक उसकी टेल वाला पोर्शन है। अच्छा, उसके बाद वैरायटी ऑफ बैक्टीरियोफेजेस। अब चूंकि बैक्टीरिया डिफरेंट है, बैक्टीरियोफेज हैं क्या, ये वो वायरसेस हैं जिन्होंने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करना है। वैरायटी ऑफ बैक्टीरियोफेजेस। अब चूंकि बैक्टीरिया डिफरेंट हैं तो उनको इफेक्ट करने वाले बैक्टीरियोफेजेस भी डिफरेंट है। अब डिफरेंट बैक्टीरियोफेजेस में से सबसे ज़्यादा जो रिसर्च हुई है वो उन बैक्टीरियोफेजेस पे हुई है जो ई कोलाई को इफेक्ट करते हैं। जो किसको इफेक्ट करते हैं, ई कोलाई को इफेक्ट करते हैं। उसकी वजह क्या है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा वो कौन सा बैक्टीरिया है जिस पे सबसे ज़्यादा रिसर्च हुई, जिसको सबसे ज़्यादा स्टडी किया गया, तो आपका जवाब ये होना चाहिए ई कोलाई, एस्चेरिशिया कोलाई। तो जाहिर बात है जिसको सबसे ज़्यादा पढ़ा गया हो तो उसके दुश्मन को भी ज़्यादा पढ़ा गया होगा। तो आप ये समझ लें कि वो बैक्टीरियोफेजेस जो ई कोलाई को इफेक्ट करते हैं वो रिसर्च में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं। तो अर्ली रिसर्चेज इन बैक्टीरियोफेजेस वर ओनली ऑन लिमिटेड नंबर ऑफ फेजेस दैट इन्फेक्ट ई कोलाई, क्योंकि ई कोलाई सबसे ज़्यादा स्टडी किया जाने वाला बैक्टीरिया। अच्छा, ई कोलाई को इफेक्ट करने की काफ़ी सारी फेजेस होती हैं, जैसे एम फेज है, टी फेज है, इसी तरह आप कह सकते हैं के फेज है। तो उनमें से जो सबसे ज़्यादा मशहूर है वो टी फेजेस हैं।
टी फेज, टी फॉर टाइप फेजेस, टाइप फेज। अच्छा, ये जो टी फेज ये 7 तरह की है। T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, T5 है, T6 है, T7 है। अब इसमें से जो इवन फेजेस हैं वो सबसे ज़्यादा स्टडी हुई है, और इवन फेजेस में से जो T4 फेज है ये सबसे ज़्यादा स्टडी हुई है। यानी आप कह सकते हैं, अगर हम बैक्टीरियोफेजेस की वैरायटी की बात करें तो डिफरेंट बैक्टीरियोफेजेस डिफरेंट बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करती हैं। तो उन डिफरेंट बैक्टीरियोफेजेस में से सबसे ज़्यादा रिसर्च उन बैक्टीरियोफेजेस पे हुई है जो ई कोलाई को इफेक्ट करती हैं। ई कोलाई को इफेक्ट करने वाली जो बैक्टीरियोफेजेस हैं उसमें से सबसे ज़्यादा रिसर्च हुई है टी फेजेस के ऊपर, और टी फेजेस 7 तरह की हैं, और 7 में से जो इवन फेजेस हैं वो ज़्यादा आप कह सकते हैं स्टडी हुई है, और इन इवन फेजेस में से जो T4 फेज है वो सबसे ज़्यादा स्टडी की गई है। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो T4 फेजेस का जो स्ट्रक्चर है वो टेडपोल लाइक है, टेडपोल लाइक, यानी इसमें 2 चीज़ें होंगी, एक हेड होगा, एक टेल होगी। अब दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अगर हम हेड की बात करें तो हेड एक ऐसा पोर्शन है जिसमें 2 चीज़ें हैं, प्रोटीन भी है, न्यूक्लिक एसिड भी है। जैसे प्रोटीन कोट 3 तरह का हो सकता है, हेक्सागोनल, प्रिज्म शेप। अच्छा, ये 2 स्ट्रक्चर तो ऐसे हैं जो आप लोगों को समझ में आ जाते हैं, हेक्सागोनल जिसकी 6 साइडें हों, और प्रिज्म शेप, प्रिज्म आपने देखोगे जिससे लाइट पास करती है और 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। पायरामिडल्स की बुक में डेफिनेशन लिखी गई है कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो 2 ट्राइएंगल के मिलने से बनता है। तो ज़्यादातर जब हम ड्रा करते हैं T4 बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर तो हम यूजुअली हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। तो ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, और इस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के अंदर प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड मौजूद है, और न्यूक्लिक एसिड आपने जहन में रखना है ये डबल स्टैंडर्ड है। तो यहाँ से वायरसेस की 4 टाइप्स हो जाती हैं, डीएनए वायरस, आरएनए वायरस, 2 टाइप से। फिर डीएनए डबल स्टैंडर्ड भी होता है, सिंगल स्टैंडर्ड भी। इसी तरह जो आरएनए वो डबल स्टैंडर्ड भी होता है, सिंगल स्टैंडर्ड भी। अच्छा, उसके बाद जो टेल की बात करें, टेल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है देन हेड। तो टेल के अंदर सबसे पहले एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो प्रोटीन से मिलके बनी है। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कोर, ट्यूब कोर भी इसको कहा जाता है, ट्यूब कोर, या इसको टेल कोर भी आप कह सकते हैं, टेल कोर। तो ये प्रोटीन से मिलके बना है। उसके बाद इसके बाहर एक कवर लिपटा होता है जो शीट कहलाता है, शीट कहलाता है। अब ये जो शीट है इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट होने की एबिलिटी है। अब इसकी कॉन्ट्रैक्शन का फ़ायदा क्या होगा इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये भी प्रोटीन से मिलके बनी है, यानी ये भी प्रोटीन है और ये भी प्रोटीन है। और शीट ने क्या किया होता है, इट कवर द ट्यूब कोर या टेल कोर। उसके बाद हेड के बिल्कुल नीचे, जैसे जब भी हम कॉलर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो हम कहते हैं कि हेड के बिल्कुल नीचे एक कॉलर मौजूद होते हैं, ये कॉलर है। हेड के बिल्कुल नीचे टेल के ऊपर एक कॉलर है, और दूसरी साइड पे, इस टेल के दूसरी साइड पर एक प्लेट मौजूद है, इसको हम कहते हैं एंड प्लेट, ठीक। और इस एंड प्लेट के साथ 6 टेल फाइबर अटैच होते हैं, 1 2 3, 1 2 3। तो ये 6 टेल फाइबर अटैच होते हैं। इन टेल फाइबर का फंक्शन क्या है कि ये बैक्टीरिया की सरफेस के साथ जाके अटैच होंगे, और फिर अटैचमेंट के बाद फ़ौरन ही स्टार्ट हो जाएगा बैक्टीरियोफेजेस का लाइफ साइकिल, जिसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और ऑब्जेक्टिव के लिहाज से आपने याद रखना है, बैक्टीरिया के साइज़ के लिहाज से बैक्टीरियोफेजेस का साइज़ 1000 गुना कम होता है, यानी 1/1000 टाइम्स ऑफ बैक्टीरिया साइज बैक्टीरियोफेज का साइज़ होता है। तो यहाँ से जो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं वो 6 टेल फाइबर की तादाद वो पूछ सकते हैं। उसके बाद कोर किस शेप का होता है, ट्यूब की तरह का। कोर के बाहर कौन सा स्ट्रक्चर होता है, शीट। जो हेड के बिल्कुल नीचे टेल वाला पोर्शन है उसको कॉलर कहा जाता है,
और दूसरे एंड पे एंड प्लेट लगी होती है। टेल फाइबर किसके साथ अटैच होते हैं? एंड प्लेट के साथ अटैच होते हैं। तो अक्सर इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ T4 फेज, स्ट्रक्चर ऑफ हेड ऑफ T4 फेज, राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ टेल ऑफ T4 फेज। तो इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो ये हमारे पास टॉपिक है, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह तैयार करना है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.